हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। पिछले वीडियो में हमने एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ डेंगू, यानी कि जो डेंगू बुखार है वो कैसे फैलता है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेंगू फीवर, यानी डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो उसके आगे जाने से पहले इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि ये क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो जब डेंगू वायरस बॉडी में जाता है तो या तो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है इन्फेक्शन, यानी कि अंदर गया वायरस और कुछ बीमारी नहीं हुई, एसिम्प्टोमेटिक, और सिम्प्टोमेटिक यानी कि कुछ लक्षण नजर आए। तो ये जो लक्षण या बीमारी डेंगू फीवर की होते हैं, ये बेसिकली 4 क्लिनिकल सिंड्रोम्स में होती है। पहला होता है अनडिफरेंशिएटेड फीवर, एक अनडिफरेंशिएटेड वायरल फीवर या वायरल सिंड्रोम होता है। फिर होता है क्लासिकल डेंगू फीवर, फिर डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है, और अगर डेंगू हीमोरेजिक फीवर में अगर प्लाज्मा लीकेज हो जाए तो उसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, और एक्सपैंडेड डेंगू सिंड्रोम यानी कि ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो ये इतने लक्षण होते हैं, इतनी वैरायटी है ये स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज, यानी कुछ नहीं होने से लेकर मृत्यु तक हो सकती है, तो इतना वेरिएबल है। तो हम चलिए उसकी जानकारी लेते हैं क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में भी बताया था कि डेंगू फीवर जो है उसके 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिंड्रोम्स होते हैं। एक तो अनडिफरेंशिएटेड फीवर है, या तो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, या क्लासिक डेंगू हीमोरेजिक फीवर कहते हैं, या डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये डेंगू शॉक सिंड्रोम एक्चुअली सीवियर फॉर्म होता है डेंगू हीमोरेजिक फीवर का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसके क्या क्या लक्षण होंगे। पहले अनडिफरेंशिएटेड फीवर। तो अनडिफरेंशिएटेड फीवर जो है आमतौर पे प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन से हो सकता है। प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन यानी कि पहली बार कोई डेंगू वायरस इन्फेक्शन, यानी कोई जो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डेंगू वायरस के 4 किस्म या 4 टाइप होते हैं, 4 सीरोटाइप होते हैं, डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो डेंगू वायरस 1 से जब इन्फेक्शन होता है तो उसको जो प्राइमरी इन्फेक्शन यानी पहली बार जब इन्फेक्शन होता है, तो जब एक अनडिफरेंशिएटेड फीवर होता है, यानी कि जो बुखार एक होता है वो किसी भी वायरल फीवर की तरह नजर आता है कुछ, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये डेंगू ही है। जस्ट मामूली सा बुखार होता है, या मैक्यूलोपेपुलर रैश यानी जिस्म पे ऐसे रैश नजर आते हैं। ओके, तो वो कैसे नजर आते हैं, देखिए मैक्यूलोपेपुलर रैश जो है यहाँ पर छाती पे या अपर लिम्स पे यानी कि हाथ पे ऊपर के ये ऐसे लाल धब्बे नजर आते हैं, मैक्यूलोपेपुलर रैश जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बास लोगों में क्या है, क्लासिकल डेंगू फीवर के लक्षण नजर आते हैं। तो क्लासिकल डेंगू फीवर के लक्षण क्या है, तो इसमें क्या है, ये जो है यूजुअली ओल्डर चिल्ड्रन और बड़े लोगों में नजर आता है, एडल्ट्स में। एक्यूट सडन शार्प राइज इन फीवर होता है जो कि बाइफेसिक नेचर होता है। सीवियर हेडेक हो जाता है, सर में दर्द, और रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, रैशेस नजर आते हैं, अल्टर टेस्ट सेंसेशंस होता है। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली इसके बताना चाहूँगा। तो डेंगू क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या क्या होगा, हाई फीवर नजर आएगा, सर दर्द नजर आएगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आँख के पीछे जो है दर्द महसूस होगा, मसल एंड जॉइंट पेन, जॉइंट पेन रहेगा, आपकी पूरी बॉडी में पेन नजर आएंगे, स्किन में ऐसे रैशेस नजर आएंगे, लाल लाल धब्बे। ठीक है, और वॉमिटिंग यानी उल्टी नजर आएगी। हाँ यार, अगर ब्लीडिंग, जबकि वो तो नेक्स्ट स्टेज है, डेंगू हीमोरेजिक फीवर में जगह जगह से ब्लीडिंग, मुंह से या नाक से ब्लीडिंग होगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, और एक बार डायग्रामेटिकली रिवाइज के लिए बताऊँ, डेंगू फीवर में, क्लासिकल डेंगू फीवर में क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि तेज बुखार होना, सर दर्द होना, और जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, पेट में दर्द होना, उल्टियाँ आना, और जो है बाज़ वक़्त जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होना, या डायरिया होना। तो ये जो है क्लासिकल डेंगू के लक्षण है। ठीक है, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन में होते हैं। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन दूसरे सीरोटाइप से हो गया, यानी कि एक बार किसी को प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया तो ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो क्योर हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर उसी आदमी को फिर से कोई दूसरे सीरोटाइप यानी डेंगू 1 वायरस से पहले हो गया था, डेंगू 2, 3 या 4, ये दूसरे किस्म के वायरस डेंगू सीरोटाइप से अगर री इन्फेक्शन हो गया, इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, तो तब डेंगू हीमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम
होने के चांसेस हैं। तो उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेंगू हीमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम क्यों होता है, तो कंसीडर करिए स्टेप 1, होमोलोगस एंटीबॉडीज फॉर्म नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि अगर किसी इंसान में, एक एग्जांपल लीजिए, इंसान में डेंगू वायरस 1, जैसे डेंगू के 4 किस्म में पहला सीरोटाइप 1 इन्फेक्शन हुआ, तो उसके वायरस के अगेंस्ट में जो है ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। या एंटीबॉडीज 2 टाइप के हो सकते हैं, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, एक नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रलाइजिंग, ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है। तो जो ये डेंगू वायरस 1 का सीरोटाइप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी से मिलता है और इम्यून कॉम्प्लेक्स बन के ये वायरस नष्ट हो जाता है और आदमी उसका इन्फेक्शन कम हो जाता है। लेकिन उसके ब्लड में ये हमेशा के लिए ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज रहेंगे लाइफ लॉन्ग। तो यानी अगर फिर से यही सीरोटाइप अगर डेंगू वायरस का वही इंसान में गया तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वही डेंगू 1 पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन अगर दूसरा सीरोटाइप गया, डेंगू वायरस 2 दूसरा सीरोटाइप गया, तो ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो पहले प्राइमरी इन्फेक्शन से हुए थे वो डेंगू वायरस 2 से मिल जाएंगे, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। ये डेंगू वायरस 1 के एंटीबॉडी है जो व्हाइट कलर की 1 की प्राइमरी इन्फेक्शन की। लेकिन अगर सेकेंड सीरोटाइप यानी दूसरे सीरोटाइप का अगर वायरस का चला गया तो ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और ये डेंगू वायरस का जो 2 सीरोटाइप है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स मोनोसाइट्स में जाके रेप्लिकेट करेगा, वायरस को और बढ़ाएगा। ठीक है, ये वायरस को और बढ़ाने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये मोनोसाइट जो है इन्फेक्टेड मोनोसाइट रिलीज वेसो एक्टिव मीडिएटर्स, तो कोई साइटोकाइंस वगैरह इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होके वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि जो खून की नलियां या ब्लड वेसल्स हैं तो उसमें से वैस्कुलर परमेबिलिटी, उसमें से लीकेज शुरू होगा एंडोथेलियल सेल्स के बीच में से जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, जो खून का, वो लीकेज होगा। वो लीकेज होने से ब्लीडिंग होगी। तो ये पैथोजेनेसिस है कि ब्लीडिंग क्यों होती है डेंगू फीवर में। हाँ, और थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं, तो उसके प्लेटलेट्स कम होने के बहुत से रीजंस जो पॉस्टुलेटेड है। एक तो है डेंगू वायरस जो है बोन मैरो पे अफेक्ट करके उसको उसका प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। उसके अलावा डेंगू के एंटीबॉडीज से भी उस प्लेटलेट नष्ट होते हैं, और उसके अलावा ये प्लाज्मा लीकेज की वजह से भी थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस थे। अब डेंगू हीमोरेजिक फीवर में क्या क्या लक्षण नजर आएंगे। तो यूजुअली ये जो हीमोरेजिक फीवर है ये बच्चों में 15 साल से जो कम है, हाँ, और हाइपर एंडेमिक एरियाज में जहाँ पे बहुत से किस्म के जो वायरसेस हैं, सिर्फ एक सीरोटाइप नहीं 2, 3, 4 है, तो उसमें ये पाई जाती हैं। तो सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन होने के बाद ही तकरीबन डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है। प्राइमरी भी होता है लेकिन बहुत कम है, लेकिन मेनली सेकेंडरी री इन्फेक्शन से डेंगू हीमोरेजिक फीवर होता है, यानी एक बार हो गया फिर से दूसरा सीरोटाइप हुआ तो तब होता है। तो उसमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, उसमें जो ब्लीडिंग नजर आएगी, हर जगह से खून निकलेगा, हाँ, पेट में ब्लीडिंग हो गई या नाक में ब्लीडिंग हो गई, तो टिपिकली जो स्किन पे पेल आइलैंड्स इन रेड सी यानी पूरा लाल आपको नजर आएगा, बीच में जो है नॉर्मल पेल धब्बे नजर आएंगे, जिसे पेल आइलैंड्स इन रेड सी कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव टॉर्निक्वेट साइन। टॉर्निक्वेट साइन ये कैसे एलिसिट करते हैं, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर का जो कफ है, यहाँ पे जो रबर, यहाँ पे आर्म पे जो एक ऐसे कपड़ा बांधा जाता है ब्लड प्रेशर देखते वक्त, और उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो जैसे ही वही प्रक्रिया को जब ब्लड प्रेशर को ऐसे आर्म से जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर जब हम ऐसे हाथ पे रख देते हैं तो यहाँ पर आर्म्स में जो है लाल लाल ऐसे धब्बे जमा हो जाते हैं। 1 स्क्वायर इंच के उतने एरिया में अगर 20 से ज़ायद या 20 से ज़्यादा अगर हमको ऐसे पेटिकल स्पॉट्स नज़र आते हैं तो ये पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, 10 या 20 से ज़्यादा, तो वो टिपिकली हीमोरेज यानी अंदर जब ब्लीडिंग हो रही है, जो हमने अभी आपको पैथोजेनेसिस डिस्क्राइब किया, तो अगर होता है तो उसे नज़र आती है ईजी, जैसे जीआई ब्लीडिंग होती है, यानी कि उल्टियों में खून नज़र आता है, जीआई ब्लीडिंग, या मोशंस में जो है ब्लड नज़र आएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा प्लेटलेट्स टिपिकली कम हो जाएंगे, 1 लाख के नीचे चले जाएंगे। नॉर्मल प्लेटलेट होते हैं 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक पर क्यूबिक मिलीमीटर और ब्लड, तो 1 लाख के नीचे हो जाएंगे। WBCs भी कम हो गए, हीमाटोक्रिट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
तो ये देखिए ब्लीडिंग जो है आंख के नीचे अगर हो, सब कंजंक्टिवल हेमोरेज होगा या मैकुलोपेपुलर रैश होगा, ऐसे धब्बे नजर आएंगे जिस्म में, इसको पेटिकल हीमोरेजेस कहेंगे। ये टिपिकल, जैसे मैंने आपको बताया था, पेल आइलैंड्स इन द रेड सी, यानी कि पूरा जो है स्किन लाल नजर आएगा, उसके बीच में जो है आपको पेल यानी कि हल्के से धब्बे नजर आएंगे, तो पेल स्पेसेस इन रेड आइलैंड देखेंगे। तो ये देखिए टिपिकल ब्लीडिंग के जो है स्किन में मैनिफेस्टेशन नजर आएंगे डेंगू हीमोरेजिक फीवर में। ओके, ये एक इंप्रेशन साइन है, देखिए पूरा जो है स्किन लाल हो जाएगा ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने से स्किन में, और ऐसे जैसे हम ये फिंगर्स रखते हैं निकालते हैं तो वहाँ पे देखिए ऐसे पेल धब्बे लगते हैं। अब ये जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है, इसको ऐसे दबा के थोड़ी देर रखने के बाद निकालने के बाद जो उसका इंप्रेशन साइन कहते हैं, यानी उसका इंप्रेशन नजर आता है, रेड होता है और उसके आगे जितना पेल एरिया, तो ये टिपिकल डेंगू हीमोरेजिक फीवर में ये सब साइंस नजर आते हैं। उसके अलावा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है कब ना होगा, डेंगू हीमोरेजिक फीवर के बाद नेक्स्ट लेवल का है, तो जब पूरा वैस्कुलर लीकेज होगा, यानी कि जो प्लाज्मा से जो है लीकेज होने के बाद जो है ब्लड वॉल्यूम कम होगा और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो और जो है उस शॉक में जो है प्लूरल एफ्यूजन, यानी पानी जो है या फ्लूइड जो है लंग्स के प्लूरा में जमा होगा, जिसे प्लूरल एफ्यूजन कहेंगे। एसाइटिस यानी पेट में जम जाएगा पानी, उसे एसाइटिस कहते हैं। वो लीकेज होने की वजह से हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिस्म ठंडा नजर आएगा, इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग होगा या लीवर डैमेज हो सकता है। तो ये सब शॉक के, डेंगू शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये जो डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है 12 से 24 घंटे तक होगा और लास्ट स्टेज तक कॉन्शियस रह सकता है। इसमें एक टिपिकली एक चीज़ देखी जाती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बहुत लेट डाउन होगा, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, यानी कि पल्स प्रेशर जो है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को पल्स प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली जो है ये 40 मिलीमीटर होता है, लेकिन इस टाइम पर 20 से कम होगा, यानी पल्स प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। टिपिकल एक फाइंडिंग होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम में। और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो ये कॉजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। ओके, तो ये ऐसा मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा जो कि एक्सपैंडेड डेंगू सिंड्रोम में नजर आएगा। तो ये WHO का क्लासिफिकेशन है, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है डेंगू फीवर का, कि डेंगू फीवर, डेंगू हीमोरेजिक फीवर के इतने ग्रेड्स दिए गए, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो डेंगू हीमोरेजिक फीवर के ग्रेड 3 और 4 को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो डेंगू फीवर में क्या क्या नजर आएंगे? हेडेक यानी सर दर्द, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी कि आंख के पीछे दर्द होना, मायालजिया यानी कि मसल्स में दर्द होना, आर्थरालजिया यानी कि जॉइंट्स में दर्द होना, रैश यानी कि लाल कलर के धब्बे नजर आना और हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशन आना। लेकिन प्लाज्मा लीकेज का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हो तो उसे डेंगू फीवर कहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस 80 to 90% केसेस डेंगू फीवर ही होते हैं और वो सेल्फ रेड्यूस होते हैं, सिर्फ पैरासीटामोल से तकरीबन ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जो डेंगू हीमोरेजिक फीवर है, तो ये सब हीमोरेजिक ये फीवर ये सब मैनिफेस्ट होने के अलावा उसमें प्लाज्मा लीकेज के साइंस नजर आते हैं। और टिपिकली प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख के नीचे होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से 4 लाख सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं, तो ये 1 लाख के नीचे जाते हैं। और हिमैटोक्रीट बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है हिमैटोक्रीट यानी पैक सेल वॉल्यूम, क्योंकि जो प्लाज्मा लीकेज होने की वजह से जो पैक सेल वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये क्लासिकल उसका जो है WHO क्लासिफिकेशन था। आजकल जो क्लासिफिकेशन होता है फिब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। सो फिब्राइल फेस में देखिए जो है फीवर, बाइफेसिक फीवर होता है, हेडेक होता है, बहुत रेयरली माउथ एंड नोज ब्लीडिंग होती है, टिपिकली मसल और जॉइंट्स में दर्द होता है, उल्टी नजर आती है, रैश या डायरिया। ये टिपिकल डेंगू फीवर के फिब्राइल फेस के साइंस एंड सिम्टम्स या लक्षण है। क्रिटिकल फेस में बीपी डाउन हो जाता है, लंग्स या प्लूरा में जो है प्लूरल एफ्यूजन यानी प्लूरा में पानी जमा हो जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है यानी एब्डोमेन में जमा हो जाता है, और GI ब्लीडिंग यानी जब उल्टी में खून नजर आए या मोशंस में खून नजर आए। ठीक है, फिर रिकवरी फेस में क्या है? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर्स या इचिंग या स्लो हार्ट रेट ये नज़र आते हैं। ठीक है, और अभी इस डायग्राम में आप देखिए कैसे क्लिनिकल कोर्स होता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जो है नंबर ऑफ डेज ऑफ इलनेस है, यानी कि ये जो डेंगू की बीमारी है उसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स चेंजेस होते हैं। सो आप देखिए टेम्परेचर, देखिए ये टेम्परेचर का है। पहले 3 दिन ज़्यादा होता है, फिर कम होके फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है। देन
डिहाइड्रेशन, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पानी की जिस्म में कमी होती है, तो टिपिकली शॉक ब्लीडिंग 3 दिन से 6 दिन के बीच में हो जाती है। फर्स्ट 3 दिन तक कुछ नहीं होता। और लैबोरेटरी चेंजेस भी अगर हम नज़र डालें तो प्लेटलेट जो है तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद कम होते हैं, 4 से 6-7 दिन तक प्लेटलेट्स कम होते हैं, फिर रिकवरी इसमें बराबर हो जाती है। यानी अगर आप शुरू में अगर आप प्लेटलेट देखेंगे पहले 3 दिन बुखार के, तो प्लेटलेट नॉर्मली रहेंगे, प्लेटलेट जो है तीसरे चौथे दिन से घटना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह हिमेटोक्रिट लेवल, पैक्ड सेल वॉल्यूम शुरू में थोड़ा कम होता है लेकिन बाद में बढ़ जाता है 20%। ओके, फिर वायरेमिया यानी कि जो लेबोरेटरी टेस्ट सीरोलॉजी होता है, तो खून में जो है वायरस शुरू के 3 से 4 दिन में नजर आएगा। उसके बाद जो ये IgG और IgM एंटीबॉडीज जो देखते हैं, ये यूजुअली बढ़ते हैं 7वें 8वें दिन में। तो शुरू में अगर हम टेस्ट करेंगे बुखार के टाइम पे तो वो नॉर्मली रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, हम इसकी डिटेल्स लैबोरेटरी डायग्नोसिस में भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो और एक एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम यानी डेंगू शॉक सिंड्रोम के बाद का जो फाइनल कॉम्प्लिकेशन होता है, जब पूरे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, तो सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट सच एज लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सब डैमेज होके मे बी एसोसिएटेड विद को इन्फेक्शन एंड को मॉर्बिडिटीज। तो एक्सपेंडेड डेंगू सिंड्रोम ये फाइनल कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है। ठीक है, तो ये जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, बट जनरली जो है सो माइल्ड फीवर या हाई ग्रेड ऑफ फीवर या डेंगू फीवर होता है। ओनली 2 से 5% लोगों को डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो अभी इसके बारे में नेक्स्ट भाग में हम लैबोरेटरी डायग्नोसिस यानी लैब में कैसे कंफर्म करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर यानी कि उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप जिन्होंने कोई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।